गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज क्लियर जा रहा है? स्टार्ट किया जाए। तो गुजरात के बारे में आज पढ़ाना है। कल राजस्थान के बारे में इससे पहले क्लास में समझा दिए थे। ठीक है। राजस्थान में कुछ बचा हुआ टॉपिक था, उसे भी हम क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद आज गुजरात और राजस्थान को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तो इससे पहले आप लोगों को हम गुजरात राजस्थान के बारे में बताए थे, उसको एक बार ओवरव्यू में देख लेते हैं। जरूरी है उसको एक रिवीजन के तौर पे देखते रहना। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 15 कुल भारत के क्षेत्र पर 10% अकेले रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इसके बॉर्डर वाले एरिया हैं। यहाँ पे एक नहर जाती है, इंदिरा गांधी नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वाली नहर है। यहाँ तक भी बता दिए थे। जयपुर और आमेर एक पास मिला था, अजमेर और पुष्कर एक पास, यहाँ नीचे में कोटा मिला था। अजमेर और जयपुर, आमेर और जयपुर एक पास, पुष्कर और अजमेर एक पास, नीचे में यहाँ मिला था कोटा। याद करिए, इस साइड में मिला था आपको जैसलमेर और जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर, यहाँ मकराना मिला था जहाँ से संगमरमर होता है। मकराना जहाँ से क्या निकलता है? संगमरमर निकलता है। मकराना, मकराना से क्या निकलता है? संगमरमर। सफेद बेदाग संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत जो थी एतमातुद्दौला का मकबरा था। यहां तक बता दिए थे। नीचे उदयपुर, उदयपुर मेवाड़ की राजधानी क्या रही थी? उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये सब किसकी राजधानी थी? मेवाड़ की, उदयपुर। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब देखते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकली। राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें वो छोटा सा एरिया राजस्थान के 2 जिले बंसवाड़ा तथा डूंगरपुर से भी गुजरती है। राजस्थान के 2 छोटे राज्य जिले हैं। अगर आप राजस्थान का एग्जाम दीजिएगा तो आपको वहां पे क्या होगा समझ में आएगा आपको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिए जाएंगे, क्योंकि जब जब आप किसी भी स्टेट का स्पेसिफिक एग्जाम देते हैं ना, तो उस स्टेट से छोटे क्वेश्चन को एराइज किया जाता है। जैसे अगर कोई नेशनल लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि बंसवाड़ा तरह डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन राजस्थान का दीजिएगा तो बोल देगा वह 2 जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बीचों बीच में जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। इधर से निकलती है बनास नदी, बनास जाके मिल जाती है चंबल नदी में। ये राजस्थान कंप्लीट। ठीक है। अब देखते हैं गुजरात को। किसे देखते हैं? गुजरात। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत का सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा है गुजरात का, 1500 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्री तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। ये है गुजरात। भारत में सबसे ज्यादा नमक बनाता है तो गुजरात। नमक भी बनते हैं कहाँ पे? गुजरात में। तो अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा गुजरात को बेसिकली देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बनावट के हिसाब से गुजरात को देख लेते हैं। देखिए, गुजरात में 2 तरह की खाई मिलेगी आपको। समुंदर 2 जगह से एंट्री करते हुए दिखेगा। एक समुंदर यहाँ से, एक समुंदर यहाँ से। ठीक है। 2 जगह से समुद्र देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये है खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। तो गुजरात में ये खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। ठीक है। और ये वाली खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, और उसके नीचे ये वाली खाड़ी का नाम क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, कच्छ। ये खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी याद रहेगा। तो गुजरात में 2 खाड़ियां आपको याद रहनी चाहिए, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये तो याद हो गया। तो छोटा सा चीज आपको ध्यान रहना ही चाहिए, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। नक्शा में अगर आप देखिएगा तो गुजरात को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। ये वाला एरिया कहलाता है कच्छ। कच्छ
और ये वाला कहलाता है सौराष्ट्र। क्या कहलाएगा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, कच्छ और सौराष्ट्र। कच्छ तथा सौराष्ट्र दो राज्य मिल गए, कच्छ और सौराष्ट्र। गुजरात का बड़ा भाग जो है वो सौराष्ट्र है। गुजरात का बड़ा भाग जो है वो सौराष्ट्र है। सब लोग नक्शा खोलिए। ये वाला हो गया आपका सौराष्ट्र, ये वाला हो गया कच्छ। सौराष्ट्र और कच्छ दोनों जगह मिल गए। फटाफट ओपन द मैप, फटाफट ओपन द मैप, तुरंत नक्शा खोलिए, फटाफट ओपन द मैप, फटाफट ओपन द मैप। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां समझते हैं लोग। कच्छ का जो एरिया है यहां दलदल है, कच्छ के एरिया में दलदल है। मेरी ओर ध्यान से देखिए, कच्छ के एरिया एक दलदली क्षेत्र है। यहाँ पानी घुस जाता है समुंदर का, यहाँ इस एरिया में, और ये 10 महीने तक पानी घुस जाता है। ये दलदली क्षेत्र है, इसलिए इसमें देखिएगा तो आपको डॉट 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 बनाया होगा। कच्छ के रण में देखिएगा तो डॉट डॉट बनाया होगा। यह एक मरुस्थल है, यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इसे कच्छ का रण, रण संस्कृत भाषा में मरुस्थल को रण कहा जाता है, कच्छ का रण। तो कच्छ का रण एक मरुस्थल है जिसमें क्षारीयता ज्यादा है। कच्छ का रण एक मरुस्थल है जिसमें क्षारीयता ज्यादा है। केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाए थे, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, जबकि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग कर देते हैं। अब आगे समझते हैं हम लोग, चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे कच्छ का रण एक मरुस्थल है जो कि क्षारीय मरुस्थल है। इसमें साल में 8 से 10 महीने पानी लगा रहता है। कच्छ के रण में जंगली गधे ज्यादा पाए जाते हैं, थोड़े मजबूत कैटेगरी के होते हैं जंगली गधे। आप में से कोई कच्छ के रण का है? देखिए वहाँ आदमी भी रहते हैं बहुत कम मात्रा में, ऐसा मत समझिएगा कि केवल जंगली गधे ही रहेंगे वहाँ पे। तो कच्छ के रण में ज्यादा मात्रा में जंगली गधे पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ का रण एक मरुस्थल है और यह एक क्षारीय मरुस्थल है। यह कैसा मरुस्थल है? एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? क्षारीय मरुस्थल, जंगली गधे पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब पाकिस्तान यहाँ लगा चिल्लाने कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार अगर किसी दो जगहों का बंटवारा हो रहा है और उस बंटवारे के स्थान पर अगर जलीय क्षेत्र आ जाएगा तो उसे आधा आधा बांट लिया जाता है। अब पाकिस्तान का कहना है कि कच्छ का रण हमको आधा दे दीजिए, कच्छ का रण हमें आधा दे दीजिए, क्योंकि जब बंटवारा होता है तो जलीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार दोनों में बांटे जाते हैं। अब भारत पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट में और भारत ने पाकिस्तान से पूछा कि जलीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि जहां वर्ष भर पानी लगा रहता है ऐसे क्षेत्र को हम जलीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहां जहां वर्ष भर पानी लगा रहता है उसे जलीय क्षेत्र कहते हैं। भारत ने पूछा यहाँ कितना दिन पानी रहता है, तो कह रहा 8 से 10 महीना। तो कहा वर्ष में तो 12 महीना होता है, नहीं ये जलीय क्षेत्र नहीं है। पाकिस्तान का मुंह लटक गया, उसका थूथुर लटक गया, पाकिस्तान का थूथुर क्या हो गया? लटक गया। समझ में आ गया? लेकिन पाकिस्तान बार बार चिल्लाता था, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें से काट के इतना सा 100 ग्राम दे दिए। यही तो तनी सा दे काट के दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं, तनी सा यहाँ पे इतनी सा काट के दे दिए, ले जाओ। ऐसे नहीं, कभी आप खाना वाना खाइए तो कोनो कुत्ता उत्ता ऐसा देखते रहता है, ऐसा मुंह माया से हमको भी मिलेगा, तो आदमी तन से काट के दे देता है, ले तुम भी खा ले, ले ले चट्टा खा ले। तो हम लोग भी बेचारा बार बार जाके रोते रहता था पाकिस्तान, मुगरा कच्छ का रण रख लिया, तो हम लोग ऐसे दे दिए थोड़ा सा, लो यहाँ जाओ, यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कच्छ का रण, तो इस कोनवा में देखिएगा ना, कच्छ के ऊपर कोना में तो 90 डिग्री पे नक्शा कटा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री पे इसे नक्शा कटा हुआ है, दिखा? नहीं दिखा? एकदम 90 डिग्री पे कटा हुआ है। तो हम लोग ने उतना तन सा काट के दे दिया पाकिस्तान को, लो सोचा तुमने। अभी पाकिस्तान को कर्जा मिलता है तो इतना खुश हो जाता है ना कि चलो भैया कुछ दिन तो जिएंगे। कर्जा मिलने पे इतना खुश होता है, या खुदा। खैर पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो ऊपर वाला देख रहा है,
उसकी मर्जी है कि इसको मारा जाए, बर्बाद किया जाए, तो उसको कौन टाल सकता है भैया। आगे बढ़े। चलिए देखिए, कच्छ का रण तो समझ में आ गया। अब कच्छ के रण में आपको एक जगह मिलेगा सरक्रीक, हिंदी में लिखा होगा सरसोता, सरक्रीक या हिंदी में लिखा रहेगा सरसोता, सरक्रीक या सरसोता, सरक्रीक या सरसोता, ये जगह है सरक्रीक। देखिए क्रीक किसे कहते हैं, समुद्र का पानी जब बहुत पतली आकृति में अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, क्रीक, क्रीक। और जब चौड़ी आकृति में प्रवेश करता है तो उसे गल्फ कहते हैं, और जब बहुत चौड़ी आकृति में प्रवेश कर जाता है तो उसे बे कहते हैं। ये तीनों में थोड़ा सा का अंतर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। समुद्र का जल जब छोटी सी पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्रीक कहते हैं। जैसे यहाँ पे सर क्रीक, इस जगह का नाम है सर, अब छोटी सी आकृति में प्रवेश किया तो इसलिए क्रीक, क्रीक को हिंदी में सोता कहा जाता है, तो सर सोता या सर क्रीक लिखेगा। तो कच्छ के कोने वाले भाग को क्या कहते हैं, सर क्रीक। ये तो गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ खंभात। तो ये देखिए सबसे छोटी आकृति में जब प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रीक। जब थोड़ा बड़ा करता है तो उसे क्या कहते हैं, गल्फ। और जब बहुत बड़ी आकृति में प्रवेश कर जाए तो उसे क्या कहेंगे, बे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, याद रहेगा। तो सरक्रीक कहाँ पर है, तो सरक्रीक है गुजरात के एकदम कोना वाले भाग पर। सरक्रीक कहाँ है, तो गुजरात के एकदम कोना वाले भाग पे है सरक्रीक, गुजरात के एकदम कोना वाले भाग पे है सरक्रीक। और ये वाला जगह क्या चीज है, खंभात है, सॉरी कच्छ है। आगे देखते हैं लोग, देखिए आप लोग ध्यान से, सरक्रीक मिला कि नहीं मिला, सब लोग देखिए ध्यान से, सरक्रीक मिल जाना चाहिए, नहीं तो पानी सूख गया है वहां का। जिनको नहीं मिला उनका पानी, वहां का नक्शा में समुंदर सूख गया उनका, ठीक है। चलिए ये ऊपर वाला एरिया हो गया कच्छ। कच्छ के कोना में देखिएगा आपको मिलेगा कांडला, एकदम कोनवा में मिलेगा कांडला, कच्छ और खंभात के बीच में कांडला। कितने लोग बताएंगे कांडला बंदरगाह भारत का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इसका अभी का नया नाम क्या है, कांडला बंदरगाह का नाम क्या है, दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे बढ़ जाए, चलिए अब अगला देखते हैं। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा व्यापार वाला बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं, कि अगर किसी एरिया में आप फैक्ट्री लगाते हैं केवल और केवल इस उद्देश्य से कि इन फैक्ट्री में बने सामान को बाहर में निर्यात करना है, बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो सरकार आपसे खुश होकर टैक्स में कमी कर देती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो कांडला एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला किस बंदरगाह पर, किस खाड़ी में स्थित है, तो कांडला खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। इसके नीचे देखेंगे जामनगर पेट्रोलियम का क्षेत्र है, बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, जामनगर। कांडला के नीचे सौराष्ट्र के भाग में देखेंगे तो जामनगर मिलेगा। जामनगर बहुत बड़ी रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरी है। जबकि कोना में देखेंगे तो द्वारका मिलेगा, कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका अब समुद्र में डूब चुकी है। द्वारका नरेश कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका अब समुद्र में विलीन हो चुकी है। तो ये जगह मिलेगा कांडला, यहाँ मिल जाएगा जामनगर, यहाँ मिल जाएगा आपका द्वारका। द्वारका नगरी अभी कृष्ण भगवान की नगरी थी, द्वारका नरेश कहा जाता था। यहीं पे गए थे कृष्ण भगवान से मिलने सुदामा जी, तो उनको डर लगता था पहचानेंगे कि नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान उनको पहचान लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हालांकि जन्म मथुरा में तो बचपना बीता, वृंदावन में गाय वगैरह चराए, आयो गोकुल गाय चराए। कृष्ण भगवान, कृष्ण भक्ति में संगीत का समन्वय बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको कृष्ण भक्त बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, ये जगह कौन सा हो गया, कांडला, ये जामनगर, ये जामनगर के बाद ये जगह कौन सा हो गया, द्वारका। अरे यार तुम द्वारका भूल जाता है लोग, गधा लोग,
कृष्ण भगवान से शिकायत करने को मरेगा। द्वारका भूल जाते हो लोग, द्वारका मथुरा ये सब जगह भूलने वाला है। द्वारका मिल गया। चलिए अब द्वारका के नीचे देखिएगा आपको मिलेगा यहाँ पर सोमनाथ, गांधीनगर, सॉरी पोरबंदर। द्वारका के नीचे देखिए पोरबंदर, उसके नीचे सोमनाथ। पोरबंदर और सोमनाथ, पोरबंदर और सोमनाथ, फटाफट देखिए। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गुजरात के कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। यहाँ मिलेगा सोमनाथ का मंदिर। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने 16वें आक्रमण के दौरान सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था। महमूद गजनबी ने, किसने लूट लिया? महमूद गजनबी ने, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में बहुत सारा सोना रखा हुआ था। ये अफगानिस्तान के गजनी का था महमूद गजनवी, अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था महमूद गजनवी। इसने सोमनाथ के मंदिर का सोना लूट लिया, सोमनाथ के मंदिर का सोना लूट लिया था, सोमनाथ के मंदिर का सोना लूट लिया। भारत में अभी भी देखिएगा मंदिरों में बहुत सारे सोना है। आप अगर दक्षिण में तिरुपति बालाजी मंदिर में जाइएगा, अथाह सोना है। समझ में आ गया? केरल के मंदिरों में अथाह सोना है। तो सोमनाथ के मंदिर को अपने 16वें आक्रमण के दौरान 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने क्या कर लिया? लूट लिया था। महमूद गजनबी ने लूट लिया था। किसने लूट लिया? महमूद गजनबी ने लूट लिया था। आगे बढ़ जाए। महमूद गजनबी ने क्या कर लिया? लूट लिया था। चलिए अब देखते हैं। यहां मिलेगा दीव और यहां मिलेगा दमन। दमन दीव, देखिए तो दमन दीव दो अलग अलग जगहों पे मिलेंगे सर। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा बताएंगे। दमन दीव दोनों अलग अलग छोर पे मिलेंगे। दमन दीव, इस साइड में दीव, इस साइड में दमन। दमन दीव, दमन दीव, दमन दीव, दमन दीव, मिल गया। दमन दीव, दमन दीव क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव को अलग करने वाली यह खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव को अलग करने वाली खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। अब आप दमन दीव के यहाँ देखेंगे मिलेगा एक दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, देखिए फटाक से गुजरात में मिलेगा थोड़ा सा। दमन दीव और दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली मिल गया। दादरा नागर हवेली अभी के समय में इस केंद्र शासित प्रदेश जो है तीनों को मिला दिया गया। दमन दीव और दादरा नागर हवेली, इन तीनों को मिला के एक ही बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसका नाम रख दिया गया दमन दीव दादरा नागर हवेली। दमन दीव दादरा नागर हवेली, सबसे बड़ा नाम ये सुसुन का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दमन दीव दादरा नागर हवेली, 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 दमन दीव दादरा नागर हवेली। देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? जब कभी भी कोई जगह बहुत छोटा हो और उसका कल्चर अपने अगल बगल के राज्यों से मैच न करे तो उसे केंद्र शासित बना दिया जाता है। या फिर उसका राष्ट्रीय महत्व हो, जैसे जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय महत्व, अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय महत्व है, दूर नहीं छोड़ सकते हैं। तो दादरा नागर हवेली दमन दीव को आपस में मिला दिया गया। इसे कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो इसे अलग करती है खंभात की खाड़ी। इसे अलग करेगी खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, मेरी ओर ध्यान से देखिए लोग। खंभात की खाड़ी इसे क्या करेगी? अलग करेगी। कौन सी खाड़ी अलग करेगी बाबू? खंभात की खाड़ी अलग करेगी। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहां मिलेगा आपको भावनगर।
भावनगर। नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर। पुरानी बड़ी बड़ी जहाजें चाहे टाइटेनिक टाइप की हो या विक्रांत हो या विक्रमादित्य, तो उनको तोड़ने की व्यवस्था भावनगर में है। बड़ी बड़ी जहाजों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग कटर चाहिए होते हैं, उन तोड़ने की व्यवस्था, पोत भंजन की व्यवस्था कहाँ पे है? भावनगर में। भावनगर में, भावनगर में, समझ में आ गया? पोत भंजन की व्यवस्था भावनगर में। जब जहाजों को तोड़ा जाता है ना, जैसे कोई मकान तोड़िएगा तो उस मकान में से समझिए कितने चीजें निकलते हैं। कोई पर्दा खरीद के लेके चल जाएगा, कोई पंखा लेके चल जाएगा, कोई ट्यूबलाइट लेके चला जाएगा। तो एक मकान से कितनी सामानें निकलती है। ऐसे वैसे हजारों मकानों को बराबर एक पानी वाली जहाज होती है, आपका पूरा मोहल्ला होता है। तो उसकी नीलामी लगती है तो पूरा जहाज खरीद लिया जाता है, उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के भावनगर में बेच दिया जाता है। पानी वाली जहाज में पता चला 4000 खाने वाला प्लेट है। अरे प्लेट ले जाओ जी, तो कोई कहेगा 200 हमारा प्लेट दो, 30 रुपया के हिसाब से, 25 गो प्लेट हमको 40 रुपया के हिसाब से। तो प्लेट बिक गया, चम्मच बिक गया, कटोरा बिक गया, तौलिया बिक गया, बेडशीट बिक गया, चौकी की पलंग वलंग लाता वो बिक गया, फ्रिज रह गया, कूलर, मोटर, पंखा, तार, बॉयलर, किचन, पूरा पानी वाली जहाज रहता है। अभी अगर ट्रेनें बेचना रहे तो उसमें कितना लोहा निकलेगा, लोहा वह सब निकाल के बेच दिया जाता है। कहाँ पर? भावनगर में। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर। भावनगर के आगे अगर खंभात की खाड़ी पार करेंगे तो मिलेगा सूरत। कौन सा जगह मिलेगा? सूरत। हीरा कटिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सूरत। कपड़ों के लिए अपनी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सूरत। सूरत और भावनगर के बीच में आ जाता था कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। सूरत और भावनगर के बीच में कौन सी खाड़ी आ जाती है? खंभात की खाड़ी। ध्यान से देखिए अपने नक्शा में, ध्यान से देखिए बाबू अपने नक्शा में। ये जगह है सूरत, सॉरी भावनगर, और ये है सूरत। इसके बीच में आ जाता था खंभात की खाड़ी। अब इससे दिक्कत ये आती थी कि गाड़ियों वगैरह को ले जाने में सूरत से अगर कोई गाड़ी जाती थी तो इतना घूम के जाती थी यहाँ पर, और भावनगर से कोई गाड़ी आती थी तो इतना घूम के आती थी। इससे टाइम ज्यादा लगता था। सड़कों पे ट्रक और गाड़ियों का दबाव ज्यादा था, जिससे सड़कें ज्यादा टूटती थी, और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोल ऑन एंड रोल ऑफ की सुविधा दे दिया। रोल ऑन एंड रोल ऑफ की सुविधा दे दिया। नरेंद्र मोदी का अपना पैतृक क्षेत्र है गुजरात, तो यहाँ तो सुविधा में कोई कमी ना करेंगे वो। रोल ऑन एंड रोल ऑफ की सुविधा दे दिया। यहां पे है सूरत और यहां है भावनगर। यहां कौन सा नगर है? भावनगर। यहां पर उन्होंने एक पानी वाली जहाज चला दिया जो यहां से यहां जाएगी, और यहां से एक पानी वाली जहाज यहां चला दिया। ये पानी वाली जहाज डबल फ्लोर की है। ये पानी वाली जहाज जो है वो डबल फ्लोर की है, ठीक है। इस फ्लोर पे आदमी बैठ जाते हैं लोग। आदमी बैठ गया, यहां से सारा आदमी इस फ्लोर पे बैठ गया, चाय पानी पी रहा है, पूरा चाय पानी पी रहा है, दबा के चाय पानी पिएगा ये आदमी। और नीचे नीचे वाले एरिया में यहां से ट्रक खड़ी हो जाएगी, यहां से ट्रक खड़ी हो जाएगी। इसमें ट्रक लगा दिया, ट्रक लगा के खड़ा कर दिया। यहाँ पे एक एरिया में जीप, कार, मोटरसाइकिल, ये सब जो हल्के वाहन है उनको लगा दिया। अब बताइए 200 ट्रक, अब गाड़ी, मोटरसाइकिल, टेम्पू, ट्रक हेन तेन को घुसा दिया उसमें। फुल लोडेड ट्रक को नीचे भेज दिया। आदमी को ढोने वाली कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो, मारुति हेन तेन को बीच में लगा दिया, और इसमें बैठे पैसेंजर और इसका ड्राइवर को ऊपर दे दिया चाय पानी नाश्ता। ये पानी वाली जहाज चल दी भरूच से, कहाँ चल दी? ये सूरत। सूरत में लगा के उतार दिया। सब लोग उतरो उतरो उतरो। ड्राइवर बैठा गाड़ी में, लोगों को बैठा, चलो 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 जी सूरत आ गया, उतरो उतरो उतरो। तो यहां से कर दिया रोल ऑन और यहां उतार दिया रोल ऑफ। फिर वहीं से सूरत के लोग इधर जाने के बजाय यहीं लाया, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, भरो 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 भरो। नीचे ट्रक जाएगा, ऊपर बैलगाड़ी, उसके ऊपर आदमी बैठेगा, वापस चलो भरोच। इसको कहते हैं रोल ऑन एंड रोल ऑफ। शॉर्टकट में रो रो, शॉर्टकट में रो रो, रो रो फेरी। क्या कहते हैं? रो रो फेरी। रोल ऑन एंड रोल ऑफ, रोल ऑन एंड रोल ऑफ, रोल ऑन एंड रोल ऑफ।
याद रहेगा। तो गुजरात के किन दो शहरों के बीच में रोल ऑन एंड रोल ऑफ की सुविधा दी गई है? तो गुजरात के भरूच तथा सूरत के बीच में यह दोनों सुविधाएं दी गई हैं, रोल ऑन एंड रोल ऑफ की। चलिए एक बार हम आपसे फटाफट पूछते हैं, यह एरिया कौन सा है? कच्छ है। यह एरिया कौन सा है? सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र में बताइए, यह एरिया कांडला हो गया, यह एरिया कांडला, देखिए फटाफट, ये कांडला हो गया। ये जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, यहाँ पे दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे भरूच, यहाँ पे सूरत, मिल गया सूरत, भरूच के ये भावनगर, भरूच नहीं भावनगर, उसके नीचे सूरत। हीरा कटिंग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? हीरा कटिंग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? हीरा कटिंग के लिए सूरत प्रसिद्ध है, सूरत। फटाफट नक्शा में देखिए, सूरत के पास मिलेगा भावनगर, सूरत के पास मिलेगा भरूच। सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। और उसके ऊपर मिलेगा भरूच, देखिए भरूच मिला, नर्मदा नदी के किनारे भरूच। सूरत के ऊपर पड़ी है भरूच। सरदार सरोवर डैम भरूच, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भरूच में। कहाँ मिली थी? भरूच में। कहाँ मिला था? भरूच में। कहाँ मिला? भरूच में, याद रहेगा, भरूच में मिला था। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र, इसके पीछे देखिएगा मिलेगा राजकोट, यहां मिल गया राजकोट। गांधी जी के पिताजी यहीं राजकोट में नौकरी करते थे, बीच में मिलेगा राजकोट। गांधी जी के पिताजी यहीं पे नौकरी करते थे, राजकोट में। गांधी जी के पिताजी यहीं नौकरी करते थे, राजकोट में। एक सूचना सुनिएगा लोग, ए वेरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बीपीएससी का क्लास आज नहीं हो पाएगा। टुडे बीपीएससी क्लास इज सस्पेंडेड। कॉपी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको मतलब जांच करने या उसका मॉडल आंसर करने या उसकी तैयारी में थोड़ा सा आज का आप लोग समय दे देंगे लोग, ठीक है, ताकि वो चीज़ें ज़रूरी भी है, आप समझते हैं। तो आज का बस क्लास बीपीएससी वाला नहीं हो पाएगा, बाकी चीज़ें रेगुलर चलेंगी कल से, ठीक है। आज के लिए सुविधा असुविधा के लिए खेद है, लेकिन यह असुविधा आपको आगे जाके सुविधा देगा, इसलिए इस सुविधा को यह सोचकर अपना लीजिए कि यह असुविधा कल सुविधा में बदलेगा, ठीक है। चलिए ये जगह कौन सा है? राजकोट। राजकोट कौन सा है? राजकोट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें देखिएगा आपको एक जगह मिलेगा जूनागढ़, बीचों में एक जगह मिलेगा जूनागढ़। कितने लोगों को मिल गया है जूनागढ़? बहुत बेहतरीन ऐतिहासिक जानकारी है जूनागढ़ से। जितने लोगों को मौर्य काल पढ़ाए हैं उन्हें हम बता दिए थे जूनागढ़ के बारे में। गुजरात के सौराष्ट्र के बीचों बीच में स्थित है जूनागढ़। गुजरात के सौराष्ट्र के बीचों बीच में स्थित है जूनागढ़। गुजरात के सौराष्ट्र के बीचों बीच में स्थित है जूनागढ़। मौर्य काल में गुजरात के लोगों को बहुत दिक्कत हुआ सिंचाई के लिए। इन्होंने कहा, बिहार के शासक पटना में थे चंद्रगुप्त मौर्य, कि हमारे लिए सिंचाई के लिए एक नहर बनवा दिया जाए। तो यहाँ पे जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। 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 और यह सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र में सिंचाई परियोजना का काम करता था। सुदर्शन झील का निर्माण मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसकी जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ में किस शासक का अभिलेख है? तो रुद्रदामन का अभिलेख है।
रुद्रदामन ने उसमें स्पष्ट लिखा है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में अच्छे से सिंचाई हो सके इसलिए मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के लोगों के लिए क्या बनवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। जूनागढ़ गुजरात के कच्छ में है या सौराष्ट्र में? तो जूनागढ़ सौराष्ट्र में, कच्छ में आता है, सौराष्ट्र में आता है, कच्छ में थोड़ी आता है। कच्छ में तो जंगली गधा, कच्छ में नहीं आता है। किसमें आता है? सौराष्ट्र में आएगा, कच्छ में नहीं आता है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्रदामन का। किसका? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहां आप पढ़िएगा, गांधीनगर और अहमदाबाद मिलेगा। गांधीनगर और अहमदाबाद बीचों बीच में एकदम ऊपर, गांधीनगर और अहमदाबाद मिल गया। गांधीनगर एंड अहमदाबाद, गांधीनगर एंड अहमदाबाद, गांधीनगर एंड अहमदाबाद। गांधीनगर एंड अहमदाबाद मिल गया। देखिए आपको भी पता है गांधीनगर तो राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। सूती वस्त्र की राजधानी, भारत के सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं, लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। एक्चुअली ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जहां सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दुनिया की किसी अन्य जगहों पर यदि सूती वस्त्र ज़्यादा संख्या में होने लगता है तो उसे उस जगह का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ सूती वस्त्र के लिए बहुत बेहतरीन मतलब क्लाइमेट भी है, समुद्र के किनारे होना चाहिए सूती वस्त्र के लिए। तो ये जो है आपका अहमदाबाद, ये समुद्र के थोड़ा सा पास में, इस वजह से क्लाइमेट भी उसी हिसाब से। अब देखिएगा अहमदाबाद के नीचे मिलेगा खेड़ा और लोथल। खेड़ा तथा लोथल, खेड़ा मिल गया, लोथल नहीं हो, में पुराना है लोथल। खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया? खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह, हो गया। महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह कर दिया? खेड़ा सत्याग्रह। किसी को दिक्कत? खेड़ा सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके नीचे खेड़ा सत्याग्रह, यह भरूच मिलेगा, यह सूरत मिलेगा। इसके पीछे देखिएगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा बड़ोदरा। बड़ोदरा कौन सा जगह मिल गया? बड़ोदरा। देखिए तो भरूच और सूरत के पीछे यहाँ मिलेगा बड़ोदरा। मिल गया बड़ोदरा। बड़ोदरा, बड़ोदरा के शासक को गायकवाड़ कहा जाता था। बड़ोदरा के शासक को क्या कहा जाता है? गायकवाड़। बड़ोदरा के शासक को गायकवाड़ कहा जाता है। बड़ोदरा के शासक को गायकवाड़ कहा जाता है। कितने लोग बता सकते हैं गायकवाड़ शासक किस वंश के थे? मराठों की टुकड़ियां थी। मराठों की टुकड़ियां जो गुजरात के बड़ोदरा में थी, वहां पे। आगे बढ़ जा। अब देखिए बड़ोदरा के पास आपको एक जगह मिलेगा गोधरा। बड़ोदरा के पास एक जगह मिलेगा गोधरा, ध्यान से देखिएगा। वहां पे एक ट्रेन जला दी गई थी, साबरमती एक्सप्रेस। देखिए गोधरा, बड़ोदरा के पास एक जगह मिलेगा गोधरा। बहुत बहुत भारत, देखिए भारत के आजादी के बाद बहुत कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए। आजादी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लाइन से गिनवाते हैं। 1984 में बेचारे सिखों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। 1984 का सिख दंगा। 1996 में ना जो हुआ था, 90 मतलब ये तो पूरा कश्मीर में तो 96 के दशक का पूरा कश्मीर, 1996 के दशक का कश्मीर एक लंबा पीरियड था कश्मीर का। ये 90 से 96 तक चला था। मतलब मेनली 96 में अपना विकराल रूप ले लिया था। और 2002 का गुजरात दंगा,
ये अहमदाबाद में, ये बहुत खराब, किसी भी सभ्य समाज में ये शोभनीय नहीं है। किसी को लगता है 1984 में बेचारे सिखों के साथ हो गया। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो जो सिख भाई थे इन लोग के साथ बहुत भयानक दंगे भाई। इसमें जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, और यहाँ पे अहमदाबाद में ये भयानक दंगे हो गए थे यहाँ पे। अब अहमदाबाद के दंगे का कारण क्या था? तो यहाँ गोधरा में एक ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, उस ट्रेन की एक बोगी में आग लगी। अब यहाँ पे हुआ, आग लगाया गया, क्या हुआ ये तो पुलिस का काम होता है जांच करना। अब आपको पता है भारत की पुलिस कितना अच्छा से जांच करेगी। एक कमीशन ने कहती है कि लगी, एक कहती है लगाएगी। इसके चक्कर में हो गया सांप्रदायिक तनाव, क्योंकि मरने वाले ज्यादा उसमें कार सेवक थे, जो कार सेवक अपना साधु संत होते हैं। अब इसके विरोध में क्या हुआ, अहमदाबाद में भीषण नरसंहार हो गया, बहुत सारे दंगे फसाद, बहुत सारे लोग मारे गए, घर जले गए। और इसमें मरने वाले मजदूर थे, प्रवासी मजदूर कहीं से। याद रखिए बाबू, गरीब ही धर्म, अमीरों का एक अलग धर्म। आप चाहे जिस धर्म में रहेंगे, अमीर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, गरीब रहेंगे तो आप ही के धर्म जात वाला कूच के चल जाएगा। यहाँ अभी मरे लोग बहुत भयानक। देखिए 1984 में सिख दंगे हो गए, 96 में जम्मू कश्मीर वाला हो गया, 2002। ये कोई एक सभ्य देश में ये अच्छी चीजें नहीं होती हैं यहाँ पे, चाहे वो 84 का हो, 96 का हो या 2002 का। ये आज के समय में ये एक सभ्य समाज कभी भी इसकी कल्पना नहीं करता है। ये गलत बात है, चाहे जो भी मरे। यहाँ पे कश्मीर में देखिए, अच्छा इसकी समस्या क्या है? समस्या में देखिएगा 1984 में जो सिखों के साथ हुआ, इसकी आवाज कौन उठाता है? केवल सिख। सबको उठाना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की आवाज कौन उठाता है? केवल हिंदू लोग। कश्मीरी पंडित के लिए सबको उठाना चाहिए भैया। गुजरात में अहमदाबाद में कौन उठाएंगे? मुस्लिम लोग। सबको उठाओ, सब एक दूसरे के लिए खड़े रहो, कोई नहीं लड़ा पाएगा। लेकिन जब जब केवल हम लोग अपने लिए खड़े रहेंगे तब तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहेंगे। तो इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठिए। अब ये समाज, अब देश, अब आपसे, अब उस माहौल में नहीं रहे हम लोग। अब देश को कुछ करने की जरूरत है, एक होकर रहने की जरूरत। ठीक है, खैर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतिहास में हो गई हैं। तो इतिहास में हुए घटनाओं को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इतिहास की इन घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं और एक लेसन सीख सकते हैं कि आगे वाले समय में हम एक दूसरे को एक हिंदुस्तानी के तौर पे देखें, न कि किसी पंडित के हिसाब से, ना सिख के हिसाब से, ना मुस्लिम के हिसाब से। समझ में आ गया कि नहीं? ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ ट्रेन जलाई गई, रिपोर्ट आना चाहिए, पुलिस को रिस्पॉन्स करना चाहिए बहुत तेज से। बाकी सारी चीजें अब ऐतिहासिक होती है। साबरमती ट्रेन वहां पे जला दी गई थी, कहां पर? गोधरा में। और इसके कारण यहाँ पे बहुत भीषण क्या हो गया था, दंगा हो गया था। उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी थे। बहुत ज्यादा उन पे ये लंबा ट्रायल चला था ये सब चीजों पे। अमेरिका ने वीजा वगैरह तक नहीं दिया था। ये सब मामला बड़ा आगे जाके फिर पॉलिटिकल हो गया ये सब चीजों में। समझ में आएगी ना? न्याय मिलता किसको है यार? तो यहाँ गुजरात दंगे में मरने वाले लोग मजदूर कैटेगरी के लोग थे। यहाँ बेचारे कश्मीरी पंडित शांति से पूजा करने वाले लोग, यहाँ सिख बेचारे व्यापारी, उनको मार दिया गया। इनको न्याय, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी थी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़े तो यहाँ पे मिल गया आपका कौन सा जगह? गोधरा। यहाँ पे आपका बड़ोदरा। ठीक है, गुजरात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे मिलेगा पाटन। पाटन जगह है जहाँ रानी की बाव है। रानी के लिए एक बहुत बड़ा कुआं बनाया गया था। महल के अंदर एक कुआं था जिसे हम बाव कहते हैं। तो पाटन में रानी की बाव है। पाटन में क्या है? रानी की बाव मानी कुआं है। उसी पे नोट के पीछे उसकी फोटो भी बनी गई है, रानी की बाव की। समझ में आ गया कि नहीं? गुजरात में किसी को दिक्कत? तो ये गुजरात का पॉलिटिकल है। गुजरात का क्या है? पॉलिटिकल नक्शा। अब जरा गुजरात का हम लोग फिजिकल नक्शा देखते हैं। जरा सब लोग फिजिकल नक्शा खोलिए तो बगल में ही होगा गुजरात का फिजिकल नक्शा। यहां पे आपको मिलेगा गिर पर्वत। यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान जहां बब्बर शेर पाए जाते हैं, गिर पर्वत। और यहां मिलेगा कच्छ। कच्छ का रण एक मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? तो कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण एक मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? तो कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण मरुस्थल है और कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल। नक्शा में देखिए, यहाँ मिलेगा गिर पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? गिर पर्वत। पर्वत का नाम गिर पर्वत। पर्वत का नाम गिर पर्वत, गिरनार या गिर पर्वत, गिरनार या गिर पर्वत। सबको मिल गया। अब आप लोग का काम है, ध्यान से सुनिए। काम नंबर 1, नदी ढूंढना है आपको गुजरात में। हम नदियां बना देते हैं, आप ढूंढिए। हम नदी बना देते हैं, आप नदी ढूंढिए। अरे भैया गुजरात टेढ़ा काय हो जा रहे हो भाई, घुसिया गए क्या हमसे? यहां देखिए मेरी और सब लोग, हम यहां नदी बना देते हैं, आप लोग नदी ढूंढिएगा। इस साइड से आती है नर्मदा और ताप्ती, एन फॉर नर्मदा, टी फॉर ताप्ती। और ऊपर से आती है यहां से साबरमती, एस फॉर साबरमती। और यहां ऐसे आती है माही नदी, माही। आपको ये नदियां ढूंढनी है। साबरमती, फिजिकल नक्शा में आपको ये नदियां ढूंढनी है। नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। 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 मिल गई नदियां ये। अब आपको नदियां मिल गई तो ठीक है, नेक्स्ट हम कल समझा देंगे। आज बीपीएससी का क्लास क्योंकि कॉपी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको सिस्टमेटाइज करने में टाइम लग गया, तो आज नहीं हो पाएगा। कल से सारी चीज़ें टाइमिंग में हो जाएगी, बीपीएससी टाइमिंग से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नदियां ढूंढ लीजिए, फिर हम आपको आगे उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे। जय हिंद।